हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड। देखो, हमारा चैप्टर है जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? आलोक धनवा। राइटर का नाम क्या है? आलोक धनवा। चैप्टर का नाम क्या है? पतंग। ठीक है। इनके बारे में जैसे बताया था, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 14 1948, मुंगेर बिहार में, आई थिंक, है ना? मुंगेर बिहार में इनका जन्म है। और इसके बाद इनका एकमात्र काव्य संग्रह जो बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सा है? कोई आंसर देगा? दुनिया रोज। यस, ये याद रखना है आपको। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। उसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं उनमें भागी हुई लड़की, ब्रुनो की बेटियां, कुछ इस प्रकार की है ना। जनता का अंत भी शायद इसी में है ना। तो याद रख लेना, ये रचनाएं आपको याद करनी ही करनी है, भूलना नहीं है। और जमशेदपुर में इन्होंने संचालन कार्य किया है प्रोफेसर पद पे, है ना? ये हमने पढ़ा था। ठीक है। इनके कुछ सम्मान थे, पहल सम्मान, साहित्य परिषद सम्मान। तो इनके चारों सम्मान को याद कर लेने। ठीक है। सीधे चैप्टर पे आते हैं। जो हमने पढ़ा था क्या था इसमें? पतंग के माध्यम से किसकी बात की गई है? बच्चों की कल्पना की बात की है। बच्चों की कल्पना की बात की गई है। ओके, ठीक है। अब देखो, पतंग के माध्यम से किसकी बात की गई है? बच्चों के बाल मन और उनकी क्रियाकलाप यानी चेष्टाओं की बात की गई है। देखो, सबसे तेज बौछार, इसका मतलब क्या बताया था? भादौ का महीना गया और कौन सा महीना आया? शरद का। भादौ का मतलब क्या था? अंधेरा। और शरद मतलब उजाला। ठीक है। जिस प्रकार आसमान साफ होता है उस वक्त की बात है। ठीक है। अब इसकी तुलना किससे की गई है? सवेरे से। बताइए। खरगोश की लाल आंखों से। खरगोश की लाल आंखों से इसकी तुलना की गई है। इसमें कौन सा अलंकार बताया था? किसी को याद है? यस। कौन सा अलंकार बताया था? मानवीकरण। याद करना है आपको, व्याख्या में विशेष पॉइंट में ये आपको लिखना है कि मानवीकरण अलंकार की बात की गई है ना। देखो, जो शरद ऋतु है, जो शरद ऋतु है वो किस पे बैठ के आया है? चमकीली साइकिल पर। इस प्रकार जैसे कि बड़ी दूर से क्या पार करके आया है? शरद को पार करके आया, यानी सीमा को। अच्छा, इसका आंसर बताएंगे आप मेरे को, है ना? इसका मतलब क्या था बेटा? प्रियंका, क्या था? पुलों का मतलब क्या था? सीमा। ठीक है, क्या था? सीमा। याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे था। अब जैसे कि सीमाओं का मतलब क्या है? यानी बड़ी दूर से शरद ऋतु आई है, यानी चमकीली साइकिल पर। आगे देखेंगे, है ना? ये हमने किया था, है ना, यहाँ पर। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली। ठीक है। कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी। यानी दुनिया की सबसे हल्की जो पतंग है, पतंग की तुलना किससे की गई है? दुनिया की सबसे हल्के कागज से। किससे की गई है? सबसे हल्के कागज से। और सेकंड किससे की गई है? बच्चे के कल्पना से। कल्पना बहुत ऊंची उड़ सकती है ना, हमारे मन के विचार। किसके? हमारे मन के भाव भी बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। तो दो तुलना साथ में करनी है, बच्चे का मन और दुनिया की सबसे हल्का कागज यानी पतंग का। इसमें दो तुलनाएं साथ में करनी है आपको, कल्पना और बच्चे का मन। कल्पना तो किसका होगा? मन। और सेकंड क्या था? पतंग का। ये सबसे पतला कागज पतंग में यूज किया जाता है। अच्छा, लास्ट पंक्ति है इसमें, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। नाजुक मतलब होता है, नाजुक का मतलब होता है कोमल, कमजोर नहीं, कोमल। ठीक है। नाजुक का मतलब होगा कोमल। ठीक है। मुलायम, मुलायम भी कोमल होगा, नाजुक कमजोर नहीं कह सकते उसको हम। ठीक है। आगे देखिए, सीटियां और किलकारियां। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका जो सुर निकलता है वो कैसे निकलता है? एक दूसरे के लिए सीटी बजाकर वो क्या करते हैं? इशारा करते हैं। खेलते हैं तब यही होता है ना। किलकारियां मतलब बहुत जोर से हंसना। क्या करना? बहुत जोर से हंसना। तो इनकी तुलना बच्चों के मन से की गई है और पतंग से। अच्छा, तितली की तुलना किससे की गई है? कोई आंसर देगा? अरे, तितली की तुलना किससे की गई है? गौरव, यस। किससे? पतंग से।
क्योंकि जिस प्रकार तितली के रंग कैसे होते हैं, रंग बिरंगी होती है ना तितली, वैसे ही पतंग कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। तो दोनों चीजों को साथ में लिख रहा है आपको, तितली और पतंग को। यहाँ पर तितली और पतंग एक साथ आएंगे। ओके, आगे देखो, ये था छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित मतलब उत्साह, क्या है इसका मतलब, उत्साह, उमंग। बच्चा उत्साहित होते हैं इसमें ही। हाँ सॉरी, ये है ना, ठीक है, इससे पहले ये है। देखो, जन्म से ही लेकर आते अपने साथ कपास, सॉरी है ना, कपास की तुलना किससे की गई है, बच्चे से। अब इसका अर्थ समझ लेना, इसका अर्थ है बच्चे के साथ। बच्चे जैसे कैसे होते हैं, कोमल और हल्के होते हैं ना, ऐसे ही कपास कैसी होती है, हल्की होती है। कपास का मतलब क्या होता है, साफ, एकदम साफ। अब बच्चे का मन भी कैसा होता है, साफ, एकदम साफ होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। बच्चे के मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है, इसलिए कपास की तुलना किससे की गई है, बच्चे के मन से। ओके, ये याद रखना जब व्याख्या करोगे। कपास को कितनी भी ऊंचाई से गिराओगे, कपास टूटेगी क्या, रुई टूटेगी क्या, कॉटन नहीं टूटती है। बच्चे का मन भी ऐसे ही होता है। देखो, बच्चे को चोट लगती है खेल खेल में, तो हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, यही बोलते हैं, कोई बात नहीं यही बोलते हैं, चींटी मर गई या कोई बात नहीं बेटा। और बच्चा 2 मिनट में रोके शांत भी हो जाता है, होता है नहीं होता, हम सबको पता है ये चीज है। बस उसको थोड़ा सा एक बार बोलने की जरूरत है, नहीं बेटा नहीं लगी, अच्छा नहीं लगी, वो भूल जाता है अपने दर्द को। क्योंकि बच्चा अपने शरीर के मतलब बहुत एक्टिव होता है उस चीज में, और नाजुक भी होता है ना। जैसे कपास, जन्म से ही लेके आते कपास की तुलना की गई है बच्चे से। आगे है, पृथ्वी घूमती आती उनके बेचैन पैरों पर। पैरों के पास में कौन घूमती है, पृथ्वी। बेसुध का मतलब क्या था बेटा, बेसुध, जिनको कोई होश ना हो। क्या है इसका मतलब, जिसको कोई होश ना हो, खेल कूद में इतने मस्त हो जाना, तो इसको क्या लिखेंगे, बेहोश नहीं है, बेसुध है। सुध ना होना यानी होश ना रहना, है ना, होश ना रहना, है ना। छतों को नरम बनाते, जब वो खेलते कूदते हैं तो छत उनको कैसी लगती है, नाजुक लगती है, यानी सॉफ्ट लगती है, खूब खेलते रहते हैं। उसके बाद है दिशाओं को, मृदंग का मतलब क्या बताया था, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। क्या बताया था, एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसको बजाया जाता है। जब बच्चे खेलते तो ऐसे लगता है चारों दिशाओं में, दिशा आ रही है ना यहाँ पे, चारों दिशाओं में क्या बज रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, काफी आवाज हो रही है। आवाज का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जब बच्चे खेलते हैं इकट्ठे होकर तो शोरगुल होता है नहीं होता। आप भी जब गेम्स में आ जाते हो तो अच्छा खासा हो हल्ला करते हो, वही हो हल्ला का मतलब है। चारों दिशाओं में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे के साथ मृदंग बज रहा हो। क्या बज रहा हो, मृदंग। मृदंग एक वाद्य यंत्र का मतलब है। मृदंग का अगर मीन पूछे तो क्या बताओगे, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जो बजाने के काम आता है। ओके, आगे है, जब वे पैग, पैग का मतलब होता है कदम रखना। क्या होता है इसका मतलब, कदम, कदम, जब वो प्रत्येक कदम पर चलते हैं, यानी अपने पैर यानी कदम पे कदम बढ़ाते चलते हैं, तो डाल की तरह लचीले। वेग का मतलब क्या था, वेग का मतलब तेज, तेज गति से चलना। ओके, जब वो बार बार मतलब चलते हैं, कदम से कदम बढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है कि तेज गति से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब इसका एक अर्थ हो रहा है डाल की तरह लचीले। बच्चे कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं ना। तो यहाँ लचीलापन किसके लिए, अच्छा पेड़ लचीला कब होता है बताओगे कोई, ये बताओ। हाँ, अच्छा आगे, हाँ सही बोल रहे हो, बारिश के टाइम पे जब पेड़ में नमी होती है, जब पेड़ गीला होता है तो लचीला लगता है ना। जब हम उसकी डाली तोड़ते हैं तो वो लचक जाती है, टूटती नहीं है। पेड़ सूखा होता है तब उसकी डाली को पकड़ोगे तो वो टूट जाएगी। सेम यही चीज इसका आंसर है कि पेड़ लचीले या लचीला पेड़ ऐसा होता है कि जब वो नमी रहेगी उसके अंदर या वो गीला रहेगा, तब उसका डाल कैसी होगी, लचीली हो जाएगी, टूटेगी नहीं। अब बच्चे का मन भी ऐसा ही होता है, लचीला होता है, कभी भी फिसल जाता है, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ। ये समझना है आपको कि बच्चे को साथ में लेके ही चलना है आपको। पेड़ अगर स्टिक होगा और सूखा होगा तो वो टूट जाएगा, बच्चा ऐसा नहीं होता। बच्चे ऐसे होते हैं, सॉफ्ट दिल के होते हैं कि कभी किसी के पास खेलेंगे, उनके मन में क्या नहीं होता, छल कपट नहीं होता। ये नहीं कहते कि ये ऐसे है या वैसे, वो ऐसा कुछ भी नहीं जानते। तो उसकी तुलना किससे की गई है, डाल की तरह लचीलेपन से की गई है, किससे,
डाल के लचीलेपन से उनकी तुलना की गई है कि तेज गति से दौड़ते हुए वो खेल कूद में अपना ऐसे करते हैं जैसे डाल के लचीलापन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये है छतों के खतरनाक किनारों तक। देखो खतरनाक किनारे ही होते हैं ना छत पे, तो होते हैं ना। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, छतों पे उड़ाते हैं, तो कैसा लगता है, वो किनारे खतरनाक हैं, उस समय गिरने से बचाता है। अच्छा, जब वो खेल कूद में खेल रहे होते तो वो ध्यान नहीं देते कि किस जगह पर खड़े हैं या किस अवस्था में वो खड़े हैं, तो उस जगह पर सिर्फ उनके शरीर का जो रोमांच है ना वो बचाता है, वो शरीर का रोमांच उनको बचाता है। ठीक है, रोमांच का मतलब होता है खेल का उत्साह, खेल के उमंग। खेलने में जैसे हमें इंटरेस्ट किस में आएगा, आपको जैसे खेलने में इंटरेस्ट है, अगर उस वक्त आपको चोट भी लग जाएगी तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है ना, बाद में चाहे भले ही पड़े तब की तब देखी जाएगी। एक खेल खेल में अगर चोट लगेगी तब आपको पता नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलता, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको खेल में क्या है, इंटरेस्ट है, इसलिए आपको पता नहीं चला। तो बच्चे का सेम वही मन है, रोमांचित, यानी उनके अंदर जो रोमांच भरा हुआ है, खेलने का उत्साह बढ़ा हुआ है, खेलने की जो क्रियाएं हैं, इस वजह से खतरनाक क्षतों से क्या बचाते हैं, वो बच जाते हैं। खेल कूद में लग भी जाती है तो क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं। आगे, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। थाम का मतलब, थामना मतलब अग्नेश, रोकना या पकड़ना। थामना मतलब रोकना या पकड़ने के अर्थ में आएगा। जब वो ऊंचाइयों को पतंग उड़ाते हैं तो वो चाहे कितने भी खतरनाक उस चीज में खड़े, तो ऐसा लगता है कि वो रुक गए हैं। ठीक है, अपना बैलेंस बना लेते हैं ना। आगे देखो, महज एक धागे के सहारे, महज एक धागे का, इसके दो अर्थ हैं। पहला, पतंग के साथ क्या, पतंग एक धागे के सहारे उड़ती है और कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, सिर्फ उसकी एक धागे से डोरे अगर कटते ही पतंग चली जाती है। सेम बच्चे का मन एकदम सॉफ्ट होता है और वो धागे नुमाई होता है, एक तरह से काफी कल्पनाएं करता है बच्चे का मन। मेरी पतंग इतनी ऊंची है, मैं इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ, यानी इसमें क्या लेंगे आप, ऊंची कल्पनाएं करना। ठीक है, कार्य की चेष्टाएं करना, क्रियाकलाप करना, बच्चे की बाल सुलभ क्रियाएं इसके अंतर्गत आएगी। महज एक धागे या छोटे से धागे से जुड़ी हुई होती हैं, कभी भी टूट सकती है और कभी भी जुड़ सकती हैं। ऐसा ही होता है ना, कभी भी खेल खेल में वो रूठ जाते हैं और कभी कभी मान भी जाते। तो बच्चे का मन जैसे पतंग में धागा होता है, उसी प्रकार उनका महज एक छोटे से धागे से उनका मन जुड़ा हुआ होता है। आया, दोनों अर्थ एक साथ चलने हैं। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ जाते हैं रंधों के सहारे। रंधों के सहारे अपनी गंध यानी सुगंध जो अंदर अंदर होती है उसके सहारे उड़ते रहते हैं, यानी अपनी स्थिति के सहारे वो उड़ते रहते हैं। आया, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, इसी प्रकार दिख रहा है आपको कुछ। हाँ हाँ, मुडेर पे खड़ा है, मुडेरी बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ, वही बोलते हैं। अब ये खेल रहे थे, कितने खतरनाक उस जगह पे खड़ा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पतंग उड़ाने में, फिर भी बैलेंस बना के खड़ा रहेगा वो, कितने भी खतरनाक है। तो यही हमने पैराग्राफ इसमें पढ़ा है। ठीक है, नीचे नहीं, क्योंकि उसको उसका इंटरेस्ट है, उसको अपना बैलेंस बना ही लेगा वो। पोस्टर पे मत जाइए, बस देखना है। आगे देखेंगे, बस इतना ही है। आगे देखो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब क्या करते हैं, निडर होकर। अच्छा, एक बार बच्चे को क्या लग जाए, चोट लग जाए, एक बार चोट लगने के बाद, थोड़ा सा चोट लग के वो सही हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम उसको डर ही नहीं लगेगा। जैसे आपको कई बार पीटने के बाद भी आपको डर खत्म हो गया है आपका, हो गया है ना। आपको मैं पनिशमेंट दे दूं एक बार, नेक्स्ट वीडियो में मैम फिर दे देंगी पनिशमेंट, तो वो वाला डर बता रही हूँ मैं। एक बार चोट लगने के बाद बच्चे को अगर हल्का है, सही हो गया, तो क्या बोलेगा, नेक्स्ट टाइम चोट ही तो लगेगी, सही हो जाएगा, तो वो उनका मन क्या हो जाता है, निडर हो जाता है। इसमें लिखा भी है, अगर वे कभी गिरते हैं, बाय द वे कभी गिर भी जाएं, तो खतरनाक किनारों से बच जाते हैं। किस प्रकार बच जाते हैं कि एक बार चोट लगने के बाद उनका मन कैसा हो जाता है, निडर हो जाता है। डर यानी दूर हो जाना, निडर का मतलब क्या होता है, डर का दूर हो जाना। सुनहरे सूरज के सामने आते हैं और वो सूरज से टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। सूरज से टक्कर लेने का मतलब क्या है इसमें, पतंग जितनी ऊंचाई पे उड़ रही है उनको ऐसा ही तो लग रहा है कि सूरज से हम क्या ले रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं। आगे, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों। बेचैन क्यों है, क्योंकि वो खेल रहे हैं, बेचैन है यानी इधर उधर। बेचैन का मतलब क्या है, इधर उधर भागना। बेचैनी तो रहते हैं, एक एक जगह खड़े होके वो कार्य नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बेचैन का अर्थ होगा इधर उधर।
पैरों का बेचैन हो जाना, और ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी उनके पैरों के आसपास क्या कर रही है, घूम रही है। इसके बाद है क्या आगे, है ना? तो यही है, तो इसके दो अर्थ है, दोनों अर्थों को आपको समझ लेना है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कौन कौन से अर्थ किसके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप बताओगे। जैसे बच्चे हैं छत के खतरनाक किनारों पे खड़े हैं, उस वक्त तो उनको ऐसी कौन सी क्रिया है जो उनको बचाती है? आंसर देगा कौन, फटाफट? दिव्या, वेरी गुड, रोमांचित हो जाना, यानी उनका खेल का उत्साह। गुड, है ना? आगे बताएंगे कि अगर एक बार चोट लग जाती है तो उनका मन कैसा हो जाता है? आरुष, कैसा हो जाता है? निडर। ठीक है, ऐसे कुछ अर्थ है। आप बताएंगे सागर, सबसे पतले कागज की तुलना किससे की गई है? पतंग से। अच्छा, तितली की तुलना किससे की गई है अग्नेश? पतंग से। क्यों की गई है बेटा? रंगीन की वजह से, क्योंकि तितली के पर भी रंगीन होते हैं और पतंग भी कैसी होती है, रंगीन होती है। आगे बताएंगे। अच्छा बताइए, शरद ऋतु में जो इसकी तुलना की गई है सवेरे की, वो कैसे की गई है? खुशबू, हाँ, खरगोश की लाल आंखों से। ठीक है। अच्छा, ये भाविका बताना, उसमें कौन सा अलंकार बताया था? मानवीकरण अलंकार। ओके, आगे बताएंगे आप। ये गौरव, कपास की तुलना कैसे की गई है बेटा? कपास की तुलना कैसे की गई है? ये क्या आंसर है? बच्चे से। बच्चे से कैसे की गई है वो बताओ बेटा। तनुप्रिया बताइए, कपास और बच्चे में क्या तुलना बताइए? एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि कपास को, ए जैसे, कपास तो टूटती ही नहीं है। यस, देखो, कपास की तुलना इसलिए की गई, कपास भी सॉफ्ट होते हैं, बच्चा भी सॉफ्ट होता है। कपास जितनी साफ होती है उतना ही बच्चे का निश्चल मन भी होता है, एकदम साफ, उसमें छल कपट नहीं होता। क्या नहीं होता? छल कपट। सेकंड एग्जांपल दिया था, कपास को चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिराओ तो उसको चोट का एहसास नहीं होता। ये एग्जांपल दिया था ना, कपास, सिर्फ इसकी कल्पना करनी है, गिराना नहीं है, उसको चोट ही लगा देनी है, ये ऐसा नहीं करना है, फालतू काम। सिर्फ तुलना की गई, जैसे जन्म से ही कोमल होते हैं ना बच्चे, ऐसे ही कपास जितनी सॉफ्ट होती है ऐसे ही बच्चे का मन भी सॉफ्ट होता है। ये हुई है। आगे एक का आंसर और देंगे आप, कुछ वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है बताना इसका, है ना? पता चल जाएगा। अच्छा कुछ है बताइए, ये बताएगा आगे, क्या नाम है? बेसुध का मतलब क्या था बेटा? नहीं नहीं, या प्रियंका क्या था बेटा? जिसको कोई सुध ना हो, बेसुध होना, होश ना हो और बेहोश। बेहोश में तो कुछ होश ही नहीं है, उसको थोड़ा बहुत होश है लेकिन बेसुध, यानी अपने खेल में मस्त होना, अपने खेल में मस्त होना। ओके, उसको बोलेंगे बेसुध। अच्छा, ये आगे गुंजन बताएगी, पैर का मतलब क्या बताया था बेटा? बताओ बेटा, क्या बताया था? पैर मतलब क्या बताया था? कदम। क्या बताया था? कदम रखना, इसका मतलब बताया था कदम रखना, भूलो मत इतनी जल्दी। अच्छा, वेग का मतलब क्या बताया रोहित? वेग, वेग, इसका मतलब क्या था? तेज गति से चलना। ओके, इसका मतलब था तेज गति से चलना। अच्छा, कुछ बिम पूछ लूं, बिम का मतलब क्या था? बिंब आपको क्वेश्चन में लिखाया था मैंने, बिंब। यस गुंजो, क्या था? प्रतीक या चिन्ह। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे, हवा तीव्र गति से चल रही है। ओके, हवा तीव्र गति से चल रही है, इसमें आप कौन सा बिंब निहित करोगे?
सोचो, कल्पना करो उसकी और बताओ आंसर, सोच के बताना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और था ना, गतिशील। दिव्य, क्या था बेटा उसका बिंब का नाम? गतिशील बिंब। हाँ, तो जहां पे वो निरंतर गति से चल रही है, हवा कभी रुकती है क्या बेटा? नहीं रुकती, तो उसका वेग कौन सा हुआ? गतिशील बिंब। याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, आगे बताएंगे मुलायम जो है शब्द, एक शब्द है यहाँ पर मुलायम होगा। आ गया? इससे आ गया ना? इससे ऊपर है। ओके, इसका मतलब बताना आप। ये रहा, इसका मतलब बताओगे इसमें कौन सा बिंब है, अब बताना। यस, कौन सा बिंब है? अच्छा, स्पर्श बिंब आप कैसे पहचाने? खुशी, कैसे पहचाने स्पर्श बिंब है इसमें? हाँ, जिसको हम, जिस चीज को हम स्पर्श कर सके, छू सके, वो कौन सा बिंब आएगा? अच्छा, बारिश में कौन सा बिंब होगा बेटा? बारिश, बारिश में तेज बौछार है, हाँ, क्योंकि वो निरंतर गति से क्या करती है? चलती रहती है, ठीक है, इसलिए कौन सा बिंब आएगा वहां पर? गतिशील बिंब आएगा। देखो, कुछ बिंब है ऐसे, तो आया आपको ये चैप्टर, तो बिंब आपको याद करने हैं। बिंब वैसे होंगे जिस प्रतीक से आप देख, खरगोश की लाल आंख कैसा था? खरगोश की लाल आंख कैसा था? स्थिर बिंब, क्योंकि रुका हुआ है, लाल है तो रुका हुआ है ना, स्थिर हो गया वो, खरगोश की लाल आंखों जैसा, तो कौन सा बिंब है? स्थिर बिंब। ठीक है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेना है ना। आया आपको कोई डाउट? ओके, थैंक यू।